देखो कुछ भी हो जाए मैं उस दिन आके ही रहूँगा, चाहे पहले मेरे यहाँ प्रोग्राम होना होता। मेरी वेरी गुड वेलकम। मैं रिक्वेस्ट टू प्लीज कम अप शेयर टू वर्क विद ऑडियंस। थैंक यू बहुत मेहरबानी। हमने गुलाम हुई असादी और ऐसे बोलते मेरे पंखारी लिए बोलता ऐसे नहीं कर सकते। छोटे भाई हमारे ऐसे भी किसी के विधायक और वो तो छोटे भाई हैं और उनके किसी कार्यक्रम के लिए ना करने का मतलब नहीं है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम की महत्ता और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्वर्गीय ललित बाबू बनारस से पढ़े और जिस जगह से वो पढ़ाई किए थे और जहाँ पर वो रहते थे उसी कमरे के 2 कमरे छोड़ के मैं रहा हूँ। हम लोग बहुत बाद में गए थे। मैं बीएचयू में 84 से लेकर के और 92 तक था, लेकिन लोग उनके चले जाने के इतने सालों के बाद भी उनको इतनी शिद्दत से याद रखते थे और उनकी बातें करते थे कि जैसे खासतौर से माहौल होता था कि भाई ये इस कमरे में ये रहे, इस कमरे में वो रहे। और जब चर्चा होती थी उनके उस समय के कॉलेज के जो थे डॉक्टर अवधेश सिंह जी और उस समय के उनके अपोजिट जो अपोजिशन के विकास नारायण जी थे, पार्टी के ही पंडित कमलाकर त्रिपाठी जी थे, उनके सुपुत्र लोकपत त्रिपाठी जी थे। मैं आपको बताऊं उनके बारे में आप जितना सुने दूसरों से वो लगता है कि हमने उनके बारे में जाना कम है, क्योंकि ऐसे भी जो इतिहास होता है, इतिहास का लेखन वो हमेशा प्रजा का इतिहास नहीं होता है, वो राजा का इतिहास होता है। हमें नहीं मालूम कि राजा के दरबार और दरबारियों के अलावा कौन कौन और इम्पोर्टेंट लोग थे, लेकिन जब कोई समाज के नीचे के तबके से उठ के और इतनी ऊपर एक जगह बनाता है, इसका मतलब ये है कि समाज के अंदर उत्थान की उस व्यक्ति के अंदर इस बात की प्रैक्टिस उस समाज में दे रखी थी कि लोग वहां तक पहुंच सकते। हम लोग भी गांव के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं बिहार के जगह से तो नहीं मगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कन्या सुजान जगह है कुशीनगर जिले में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। भोजपुरी का इलाका है और गंडक नदी का बाढ़ हर साल वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आता है। स्कूल नहीं है वहाँ पे, तो हम लोग सारे जब बच्चे थे तो पैदल चल के जाते थे। बीच में गंडक नदी का सोता तो समझते ही आप लोग बिहार के होते सभी लोग समझते, नदी से कट के जो पानी का आता है, हम लोग को पैदल पार करते थे, कपड़े अपने निकाल के हाथ में लेके सुन करके तैर के, और फिर जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे। हम लोग बार बार सोचते थे कोई यहाँ पे बांध तो नहीं बना। लेकिन जब आप ललित बाबू की बात करते हैं, इतने साल पहले कोसी नदी पर इतना बड़ा काम करना कि बाढ़ से जो एक अभिशाप की नदी उसको वरदान के रूप में बदलने की परिकल्पना करना, उस जमाने में 1953 में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए बात करना, रेलवे लाइन के लिए बात करना। मैं जिस जिले से रहने वाला हूँ कुशीनगर का, वहाँ की कुशीनगर एक्सप्रेस की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी 1952 में। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो ट्रैक है, रेलवे कमेटी के मेंबर होते थे वो ट्रैक आज तक नहीं बना, लेकिन कुशीनगर एक्सप्रेस के नाम से 3-4 ट्रेनें चला करती हैं और लैंड एक्वायर भी हो गई। मैं इस डिफरेंस केवल इस बात के लिए दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने जब पढ़ाई की तो झूठ पे रिसर्च किया, किसानों की स्थिति कैसे ठीक करें उससे काम किया। उस व्यक्ति ने जब आगे के जीवन में चलना शुरू किया तो वो कहते थे कि रोड बनना चाहिए, आपका टेलीफोन एक्सचेंज होना चाहिए। आप देखिए मैं एक पार्लियामेंट्री डिबेट देख रहा था जिसके अंदर मुझे एक दो संदर्भ समझने का और पढ़ने का मौका मिला, जिसके अंदर ये देखा कि उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है 1954 की बात, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो आम लोग हैं जो उद्योग करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी कर्ज देना चाहिए, या कर्ज अगर नहीं देना चाहते वो डरते हैं क्योंकि हमारे समाज में परिकल्पना थी कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। 2 थ्योरी थी, मिडिल क्लास खत्म थी और दूसरी थ्योरी थी कि घर जाना में कर्जा होता है क्योंकि उससे अपमान होता है। उन्होंने कहा कि जो बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, उनके व्यापार में हमारी सरकार का शेयर होना चाहिए, शेयर परचेज करो। आप देखिए जो पासपोर्ट एक्ट था 1920 का, उसके बाद 1952 तक एक ज्वाइंट पासपोर्ट चलता था भारत और पाकिस्तान में। हमारे यूपी के, बिहार के हजारों मजदूर जो कि पाकिस्तान के स्टेट में नहीं काम कर रहे थे, उनको लाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ा काम किया, कितना बड़ा योगदान। 1952 में पासपोर्ट बंद हो गया और मजदूरों को वहां के मालिकों ने आने नहीं दिया। 13,000 लोग उस जमाने में वापस आए।
ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत से व्यक्तियों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हम लोग एक बातचीत में या इतिहास में भूलने के क्रम में भूल जाते हैं। गुलाम नबी साहब ने कहा कि इंसान ढूंढ रहे हैं सर, एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग विल बी अ वेरी गुड बुक आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ये जो वकालत का पेशा है, ये अपने आप में बड़ा इसको नोबल मानता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला सर, हमारे यहाँ केसेस लंबित रहते हैं। आज ललित बाबू के हत्या के इतने साल हो गए और अभी तक फैसला नहीं आया, जबकि लगातार सरकारें उनकी, और क्यों नहीं आई? इसका मतलब कि हमारे पास सबूतों की कमी है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं थी, आपको सबूत नहीं मिले। ऐसा तो नहीं कि कई बार काम के दबाव में, जैसे हम लोगों ने भी सरकारों के साथ काम किया है, हम लोग ये देखते थे कि चलो ठीक है, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ तो वर्कआउट कर दो यार, कुछ तो फुटवर्क दिखा दो, कम से कम ये मीडिया में छपना बंद हो जाएगा, लोग बोलना बंद कर देंगे। वरना लोग ये बोलते इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। तो वास्तविकता क्या थी हम लोग इसको जान नहीं पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बातें चलती रहती हैं, आज तक मांग कर रही है, ललित बाबू के बारे में भी बात कर रही है। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, एक जननेता, जो केवल जिसको कि मैं बिहार का नहीं मानता, क्षमा कीजिएगा, मैं उनको भारत का मानता हूँ, और एक इतना बड़ा जननेता जिसकी हत्या होती है, और उस व्यक्ति के बारे में आपके ट्रायल की बात छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन पहला केस था, दैट वाज द फर्स्ट केस व्हिच वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पटना टू दिल्ली, फर्स्ट केस ऑफ ट्रांसफर गिवन टू सीबीआई। और कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन का ये असर है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास केवल कहीं सुनी बातें हैं, और आपने उन लोगों के बयान पर दर्ज नहीं किए, कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया। अच्छा हुआ वो वकालत में आ गए। अगर आप वकालत में नहीं आए होते तो आप इन चीजों को समझ नहीं पाते, और आपने दोबारा कोई याचिका दाखिल नहीं की होती है हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें कि आपको सच्चाई का पता है। आप बड़े सक्षम में लाए गए। मेरे बड़े भाई विवेक कंधार जी यहाँ पर हैं। मैं बताऊं, इनके साथ आप जितनी बार मिलिए, देखो आपको सबके साथ काम किए, इनको देखने से भी ताकत मिलती है। आप देखिए, हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग किसी को जानते नहीं है। मैं दिल्ली में जब आया तो फर्स्ट जनरेशन बाहर हूँ, और पहली बार इस बड़े शहर में आया, और जब मैं बनारस गया था पढ़ने के लिए, तो मैं आश्चर्य करता था कि बिना बात के लाइट क्यों जलती है रोड के ऊपर। ये लाइट लोगों ने क्यों जला रखा है, ये कोई और क्यों नहीं करता? तो मुझे किसी ने समझाया कि ये लाइट जल्दी लगी है, ये लोग ठीक से चल पाए इसके लिए। मैंने कहा मेरे गाँव में बिजली तक नहीं है। मैं ईश्वर की को धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से, इनकी शक्ति की वजह से मैंने अपने गाँव में स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली सबकी व्यवस्था करा दी, सब चल रहा है ठीक से वहाँ पे। लेकिन मैं एक बात को कहूँगा कि हम लोगों को आप जैसे बड़े भाइयों का बड़ा सपोर्ट मिला है। आप लोगों के साथ में खड़े होने से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और ये तो विकास है। जब देखिए, ललित बाबू की घटना बताता हूँ आपको, पता नहीं आपको ध्यान है नहीं है या चर्चा होगी कि नहीं। एक बार लड़कों ने उनकी गाड़ी घेर ली। वो राज्य मंत्री होते थे, लेबर के मजदूरों का हड़ताल हुआ था, रेलवे मंत्री तो बाद में बने, तो गाड़ी घेर ली उनकी। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को धरना देने और गाड़ी घेरने आता नहीं, उस दौरान उनको भगा के अपनी गाड़ी बैठ, और गाड़ी से उतर के बोले ऐसे नहीं घेरा जाता है, अपनी गाड़ी के आगे लेट गए, बोले ऐसे गाड़ी घेरा जाता है, तुम लोगों को ढंग नहीं है, अगली बार जब मिलोगे तो बाकी विस्तार से बताओ, और धरना खत्म। रेलवे में नो वर्क नो पे ये पुरस्कार दिया हुआ है। बहुत आंदोलन हुआ, उसमें बड़ा मूवमेंट चला था, जब मेरे मंत्री जी 74 की बात है। और एक और बड़ी बात, जब किसी व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति चला जाता है तो बहुत सी और परिवर्तन होते हैं। अगर ललित बाबू होते तो क्या इमरजेंसी लगती? अगर ललित बाबू होते तो क्या जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट होता? कोई लोग नायक थे, उतने ही सम्मानजनक थे, उतने ही सम्मानित थे। लेकिन मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं कई बार वो देखता हूँ कि अगर वो होते तो शायद सब नहीं होता, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की हर चुनाव में तो हाई देते थे, और उनकी लोकप्रियता का इतना बड़ा पैमाना था कि उसके आगे कोई दूसरी टाइम खींचने की किसी में ताकत नहीं थी। उनके बारे में अगर हम लोग बोले तो बहुत दिनों तक बोल सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे गौरव है और मुझे बहुत ही खुशी है कि वैभव ने एक इतना बड़ा आयोजन हर साल करना शुरू किया है। आप लोग पार्टी भूल गए, जिस पार्टी के आप इतने बड़े नेता थे, जिस पार्टी से ही आपके परिवार के लोग बाद में मुख्यमंत्री भी रहे, उस पार्टी ने कोई आयोजन ही नहीं किया।
मैं तो दिल्ली में आप ही का आयोजन देखता हूँ 5-6 सालों से, उसके पहले कभी कोई कार्यकर्ता घूमे अलग बात है। मैं जरूर बनारस में रामनारायण जी ने 84 में चौका घाट से कार्यक्रम किया था जिसमें मैं शामिल हुआ था, वो परिषद में गया। उस कार्यक्रम में मैं गया, मैं पढ़ता था, मैं बीएससी में एडमिशन लिया था और हम लोग को शौक होता था कि बड़े नेता हैं उनसे मिले। चंद्रशेखर जी आते थे, कभी कभी चले जाते थे। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू साहब जैसे जो लीडर्स हैं, ये लोग बड़े सेकुलर लोग हैं। ये जो आप सारे इंसान ढूंढ रहे हैं, हम लोग आप लोगों में इंसान थे। आप जैसे लोग अगर हैं तो इंसान ऐसे इंसान विवेक सरकारी जैसे जो इनको क्या कमी है, इन्होंने जस्टिस मना किया पर हम लोग मैंने भी जस्टिस मना किया, लेकिन जस्टिस लेना मना करना बात नहीं है। अपने से जूनियर उसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जिसका दिल्ली में कोई नहीं है, उसको अपने साथ रखना, अपने भाई की तरह रखना, परिवार की तरह रखना, उसको ट्रेन करना, उसको सिखाना, और वो जब आगे बढ़ता है तो दुखी होने के बजाय, जलने के बजाय उसकी खुशी पर नाच करना, ये वकीलों को ही आता है। ये वकील ही नाच कर सकता है और सरकारी जैसा कोई बड़ा भाई ही नाच कर सकता है। तो मैं बहुत ही आपको बधाई देता हूँ गौरव जी कि आपने कार्यक्रम किया, और आपके किसी कार्यक्रम में नहीं आने का तो मतलब ही नहीं है। और साथ साथ जब विवेक दिया यहाँ पे हो और हमारे छोटे भाई अभय भी हो तो कोई मतलब नहीं था। और जब एक खबर मिली कि गुलाम नबी साहब है, सर आपने 50 साल देश को दिए, आपको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी पार्टी का नहीं है, ये पुरस्कार इस देश के हर नागरिक की तरफ से आपको दिया जाने वाला सम्मान है। और मैं तो कहता हूं कि रूलिंग पार्टी के भी लोग अगर काम कोई करता है, इससे कम से कम मोटिवेशन आए। आप जैसे लोगों को दिया जाना, मैं इसको बहुत ही अच्छा क्षण मानता हूं सर। आप लोग अपनी जेम ऑफ इंडिया हो, भारत के रत्न हो, आप ही लोग, और आप जितने बैठे हुए हो, आप देखिए पॉसिबिलिटीज कितनी है। ललित नारायण मिश्रा जी के जीवन से प्रेरणा क्या क्या मिलती है कि एक व्यक्ति जो उस बैकग्राउंड का हो, गांव के बैकग्राउंड से हो, उठ के कहां तक पहुंच सकता है। 52 साल की एक थी मेरे ख्याल से जब वो दुनिया से आकस्मिक और असामयिक उनका निधन हुआ, और हॉस्पिटल नहीं था। ही वॉज आई थिंक अटैक्ड एट समस्तीपुर एंड ही वॉज टेकन टू दानापुर हॉस्पिटल, दैट वाज दानापुर रेलवे हॉस्पिटल, जहाँ पर उनको ले जाया गया, और रेलवे का डॉक्टर वहां पे नहीं था। तो आप इतने बड़े आदमी का इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर गायब, जो विटनेस है वो खत्म, जो बाकी हत्या करने वाले लोग हैं वो खत्म, जो वहां पे था नहीं वो कहता मैंने मारा। दुनिया भर की बातें, कम से कम ये जो धुंध है, ये जो कोहरा है, ये खत्म हो जाना चाहिए। और जो भी सच्चाई हो वो हम लोग को पता चलना चाहिए, और इसलिए पता चलना चाहिए कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम दोबारा गलतियों को रिपीट नहीं करें, इसके लिए आना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विवेक भैया आपको प्यार देने के लिए, और गुलाम नबी साहब आपको